वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु। और आज के इस वीडियो में देखो मैं आपको इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक टॉपिक्स है, आप लोगों को पता ही होने चाहिए, तभी आप आगे इनकम टैक्स पढ़ सकते हो और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट है आपका टैक्स क्या होता है, ठीक है। टैक्स आप लोगों को पता है दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जो कि हम डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हम इनडायरेक्टली पे कर रहे होते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल आपका जीएसटी देख सकते हो, ठीक है। जीएसटी हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करने जाते हैं, बट आप कुछ भी चीज़ परचेज़ करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी इंक्लूडेड होता है और वो वहाँ से पेमेंट होती है गवर्नमेंट को, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स हो सकता है, ठीक है, आपका वेल्थ टैक्स हो सकता है, हाउस टैक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे आपके होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसी में से आपका जो एक इनकम टैक्स जो है आपका, ये कि एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इनकम क्या होता है। आपका जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसके अंदर पूरे एक्ट में इनकम को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन ये बताया गया है कि इनकम में हम किन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और इनकम के देखो आपको 5 हेड्स दिए गए हैं कि मतलब इन पाँचों हेड्स से इनकम आ सकती है। ऐसा कह सकते हो कि 5 चीज़ें आपको बताई गई हैं, 5 सोर्सेज बताए गए हैं कि इन पाँचों सोर्सेज से किसी भी पर्सन को इनकम जनरेट हो सकती है, इसके अलावा और कहीं से इनकम किसी को जनरेट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे लेकिन इनकम में हम किस किस चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन जो कुछ मेन चीज़ें हैं मैंने वो यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। तो ये आपका बताया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अंदर, जिसमें बताया कि इनकम में हम देखो प्रॉफिट्स एंड गेन, हमें कहीं से कोई प्रॉफिट हुआ या कोई गेन हुआ है उसको इंक्लूड करा जा सकता है, कहीं से डिविडेंड रिसीव हुआ है हमें उसको हम इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस रिसीव, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से हमें कोई इनकम रिसीव्ड हुई है, ठीक है, वो इनकम मानी जाएगी। प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन से कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसको इनकम माना जाएगा। कैपिटल गेन, कोई कैपिटल गेन हुआ है हमें, ठीक है, उसको इनकम माना जाएगा। एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, कोई लॉटरी वगैरह लग गई है हमें, ठीक है, तो उससे भी जो पैसे मिलते हैं उसको इनकम में इंक्लूड करा जाएगा। और लास्ट है आपका सब्सिडी और कैश इंसेंटिव, कोई हमें सब्सिडी मिली है, ठीक है, तो उसको भी इनकम में माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें एक टर्म आती है आपके इनकम टैक्स में, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हमें टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपका जो एक्ट है इसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया है, जहाँ पे ये बोला गया है इट मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द April 1 एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च। मतलब ये एक 12 मंथ का पीरियड है जो कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस डेफिनेशन से आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ये बस आपको ये बता रहा है कि 12 मंथ्स का पीरियड है जो कि 1 अप्रैल को आपका स्टार्ट होएगा और 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो अगर हम अपनी भाषा में आपको बताएं कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें कि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं अपने प्रीवियस ईयर की इनकम पे, ठीक है। मतलब आपने जैसे अभी 2024 चल रहा है, ठीक है, तो हमने अगर कोई इनकम 2023 में कमाई थी तो वो हमारा हो गया प्रीवियस ईयर, ठीक है। 2023 में हमने जो भी पैसा कमाया उस इनकम पे हम 2024 में टैक्स पे करेंगे। तो 2024 है ये हमारा हो गया असेसमेंट ईयर, ठीक है। असेसमेंट ईयर क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो प्रीवियस ईयर क्या होता है। देखो प्रीवियस ईयर को आपका सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया गया है, जहाँ पे ये बोला गया फिर प्रीवियस ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 12 मंथ्स विच विल सर्टेनली एंड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इसमें भी देखो डेफिनेशन जो ये दी गई है प्रीवियस ईयर की, कुछ भी इससे क्लियर नहीं होता है, ये भी आपको यही बोल रहा है कि एक 12 मंथ्स का पीरियड है जो कि हर साल 31 मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो देखो जिस साल हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो गया असेसमेंट ईयर, और उससे पिछले साल, ठीक है, जस्ट उससे पहले वाला साल वो हमारा हो गया प्रीवियस ईयर, ठीक है। मतलब जिस साल हमने पैसा कमाया, अगर मैंने 2023 में पैसा कमाया है उस पर मैं टैक्स पे करूँगी 2024 में, तो जो 2023 है वो हमारा प्रीवियस ईयर हो गया और जो 2024 है वो हमारा हो गया असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला साल उसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इनकम टैक्स एक्ट हमारा कहता है कि आपने प्रीवियस ईयर में जो भी पैसा कमाया है, जितना भी पैसा कमाया है, ठीक है, अगर वो टैक्सेबल है तो वो उसका टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया
और प्रीवियस ईयर में ही हमें उस इनकम पे टैक्स देना होता है, ठीक है। वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं वो देखो। सबसे फर्स्ट है आपकी इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस ऑफ अ NRI। किसी NRI का, नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है, ठीक है, तो उसको जो है टैक्स पे करना होता है प्रीवियस ईयर में ही। उसने जिस साल पैसा कमाया उसी साल उसको टैक्स पे करना है, क्योंकि वो क्या पता अगले साल उसका शिपिंग बिजनेस है वो लेके चला जाए, वो वापस आए ही ना इंडिया में, तो हम उससे टैक्स कैसे ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। कोई भी पर्सन जो कि इंडिया परमानेंटली छोड़ के जा रहा है, कहीं बाहर सेटल होने जा रहा है, ठीक है, और वो इसके बाद इंडिया में नहीं आने वाला है, तो जो हमारा टैक्स अथॉरिटी है वो कहती है कि भाई आप तो अब कभी आने नहीं वाले हो, हमें टैक्स इसी साल पे करके जाओ। वो देखो जितने भी टाइम हमारे यहाँ पे रहा प्रीवियस ईयर में, अगर वो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक रहा है और वो अक्टूबर में इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि आपने 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक जो भी इनकम कमाई है उसका टैक्स आप हमें अभी पे कर दो, क्योंकि फिर तो आप आने नहीं वाले कि हम आपसे असेसमेंट ईयर में टैक्स ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड होता है आपका इनकम ऑफ AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या फिर कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर कोई भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है, जो कि किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए फॉर्म हुई है कि हाँ हम ये काम होने के बाद अपनी बंद कर देंगे अपना जो भी है, ठीक है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे बोला जाता है कि आपने जिस साल पैसा कमाया उसी साल हमें टैक्स पे कर दो। मतलब कोई भी देखो जो आपका AOP था या BOI था, वो मान लो 2024 अभी, ठीक है, अभी वो फॉर्म हुआ किसी पर्पस के लिए और वो इसी साल ख़त्म होने वाला उनका पर्पस, ठीक है, तो अगले साल तो उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो अगले साल जब उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो वो टैक्स कैसे पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ये कहती है कि आपका जो भी पर्पस है वो तो इसी साल ख़त्म होने वाला है, तो आप इसी साल हमें टैक्स पे कर दो, ठीक है। तो वो लोग भी प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इनकम ऑफ अ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि टैक्स ना देना पड़े उसे, इस वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई A पर्सन है, उसने अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को या अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, ताकि उसे टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि अब उसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है तो वो टैक्स कैसे देगा, ठीक है। और गवर्नमेंट को ये बात पता चल जाती है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो पागल तो है नहीं कि भाई आपने टैक्स देने के डर से अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी तो क्या हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होता है, तो उन लोगों से भी टैक्स उसी टाइम ले लिया जाता है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। लास्ट आता है आपका इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। कोई भी बिज़नेस, कोई कंपनी है, कुछ भी है, ठीक है, वो बंद होने वाली है, उसका वाइंड अप होने वाला है, ठीक है, वो डिसकंटिन्यू होने वाली है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट कहती है कि आपने जितनी भी इनकम कमाई है इस साल, आप उसका टैक्स हमें अभी पे कर दो, क्योंकि आप तो अब अपना बिज़नेस बंद करके जा रहे हो, अगले साल हम आपको कहाँ ढूंढते रहेंगे, ठीक है। तो वो लोग भी अपने प्रीवियस ईयर में ही अपना टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक्सेप्शंस हैं प्रीवियस ईयर के, जहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर में मतलब टैक्स नहीं देना होता है, बल्कि आपको जब आपने प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई है उसी टाइम पे आपको टैक्स देना होता है, ठीक है। तो जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये एक्सेप्शन साथ में लिख के आनी है, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आती है, देखिए आपकी पर्सन तो नॉर्मली हम किसी इंसान को कहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो इनकम टैक्स 1961 है उसमें 7 ऐसे लोग हैं जिनको पर्सन में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जिसको पर्सन माना गया है। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कोई भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो सकता है, ठीक है, उसको पर्सन माना गया है। कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई म्यूनसिपाल्टी वगैरह, ठीक है, इस टाइप की कोई भी लोकल अथॉरिटी है उसको भी पर्सन माना गया है। कोई AOP है, कोई मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुई हो या ना हुई हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको भी हम एक पर्सन मानते हैं इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। किसी भी कंपनी को हम यहाँ पे पर्सन मानते हैं इनकम टैक्स के अंदर। कोई भी फर्म हो गई, फर्म को भी पर्सन में इंक्लूड करा गया। कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, उसको भी पर्सन माना गया। और कोई इंडिविजुअल यहाँ पे जैसे मैं और आप हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे इन 7 लोगों को पर्सन माना गया है हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसके बाद देखो असेसी क्या होता है। असेसी भी आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ठीक है, या फिर पूछ लेता है जनरली कि असेसी क्या होता है, ठीक है, या फिर डीम्ड असेसी क्या होता है, असेसी इन डिफ़ॉल्ट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव असेसी क्या होता है, ठीक है। तो असेसी देखो वो पर्सन होता है जिसके
थ्रू मतलब गवर्नमेंट को या तो उसको कोई टैक्स पे करना है या फिर उसको कोई टैक्स रिफंड मिलने वाला है गवर्नमेंट से, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसके थ्रू गवर्नमेंट को कोई टैक्स जाना है या फिर कोई भी अनदर अमाउंट जाना है इस इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अंदर में उसको कोई टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को या फिर कोई भी सम हो सकता है जो कि वो पे करने वाला है गवर्नमेंट को, उसको हम लोग जनरली एसएससी बोलते हैं, ठीक है। तो एसएससी में देखो कई टाइप के लोगों को इंक्लूड करा गया है। सबसे फर्स्ट है टैक्स पेबल, जो टैक्स पे करने वाला है गवर्नमेंट को कोई भी पर्सन, ठीक है, उसको हम लोग एसएससी बोलते हैं। और इसमें देखो एक चीज़ और है कि जो हर पर्सन होता है ना वो एसएससी नहीं होता है। अभी मैंने बताया यहाँ पे 7 टाइप के लोगों को आपका पर्सन बोला गया है, लेकिन ये सातों ज़रूरी नहीं है कि एसएससी होंगे, लेकिन जो हर एसएससी होगा वो एक पर्सन होगा, ठीक है। समझ आई बात? मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन एक एसएससी हो, बट हाँ एक हर एसएससी एक पर्सन ज़रूर होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है टैक्स पेबल, कोई भी बंदा जो कि जिसके थ्रू टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है, इनकम टैक्स के अंदर, उसको हम लोग एसएससी बोलेंगे। हु आर एलिजिबल टू गेट टैक्स रिफंड, ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन जिसको टैक्स रिफंड मिलने वाला है, जो कि टैक्स रिफंड लेने के लिए एलिजिबल है इस एक्ट के अंदर, उसको एसएससी बोलेंगे। थर्ड है आपका प्रोसीडिंग स्टार्टेड, कोई भी पर्सन जिसकी इनकम पे प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, उसकी इनकम को असेस किया जा रहा है ये चेक करने के लिए कि उसको टैक्स देना है कि नहीं देना है, ठीक है, उसको हम लोग एसएससी बोलेंगे। डीम्ड एसएससी देखो आपका क्या हो गया ना, देखो ऐसा पर्सन जिसने खुद तो कोई इनकम नहीं कमाई है लेकिन फिर भी हम टैक्स उसी से लेंगे, ठीक है, फिर भी टैक्स उसको ही पे करना पड़ेगा। अगर मैं आपको देखो एग्जांपल दूं तो देखो कोई माइनर चाइल्ड है, कोई माइनर चाइल्ड आजकल आप देखते हो काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह काफ़ी पैसा कमाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उसमें एक्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम तो उस बच्चे की हो रही है, लेकिन क्योंकि वो एक माइनर है तो वो खुद से टैक्स पे नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे उसके जो भी पेरेंट्स हो गए, गार्जियंस हो गए, ठीक है, उनको टैक्स पे करना होता है, तो वो हमारे डीम्ड एसएससी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। या फिर देखो कोई पर्सन है, सपोज़ करो कोई एक फादर है, ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको उसके ऊपर टैक्स देना था। अब उसकी हो जाती है डेथ, ठीक है, तो उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी आ जाती है उसके बेटे के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे अब फादर तो रहा नहीं ना, तो यहाँ पे बेटे के पास है सारा पैसा, तो बेटे को ही टैक्स देना पड़ेगा। तो इस केस में देखो बेटे ने तो कोई इनकम नहीं कमाई है, उसकी खुद की इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारा हो गया डीम्ड एसएससी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी देखो कोई भी हो सकता है, किसी आप दूसरे पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई नॉन रेजिडेंट है, कोई एनआरआई है हमारे यहाँ, ठीक है, वो बाहर रहता है, तो उसका लीगल यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव उसका कोई एजेंट हो गया, उसका कोई फैमिली फ्रेंड हो गया, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, वो उसके बदले टैक्स पे करेगा, ठीक है। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट देखो क्या होता है ना, आपका कोई पर्सन बाय डिफ़ॉल्ट एसएससी बन जाता है। देखो एग्जांपल के लिए आपको दूं तो कोई कंपनी है, ठीक है, उन्होंने एम्प्लॉयज़ हायर करे, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरी से वो लोग हर मंथ टीडीएस कट करके और रख लेते हैं, ठीक है। वो टीडीएस उनको गवर्नमेंट को पे करना होता है टैक्स के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे वो हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी से तो पैसा काट लेते हैं, लेकिन वो सारा पैसा काट करके ना उन्होंने अपने पास रख लिया, गवर्नमेंट को पे ही नहीं करा। तो यहाँ पे देखो वो जो भी एम्प्लॉय है वो टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है, उसकी सैलरी से तो पैसे कट चुके हैं, तो यहाँ पे वो एसएससी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एसएससी हो जाएगी वो कंपनी, ठीक है, कंपनी ने टैक्स का पैसा अपने पास रखा हुआ है और उसको ही पे करना है आगे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो होता है आपका एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। इसके बाद देखो एक और आपकी टर्म आती है ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम। ये क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है वैसे तो देखो ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है कि मैंने अभी आपको बताया था कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, मतलब इनकम आपको 5 सोर्सेज से हो सकती है, जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो उन सब का टोटल कर देते हैं तो वो हमारा निकल के आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। और वो 5 हेड्स देखो कौन कौन से होते हैं, सैलरी होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब सैलरी आपको मिलती है, वहाँ से आपको एक इनकम मिल सकती है, ठीक है। सेकेंड है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपका कोई घर है, आपने उसको किराए पे लगाया हुआ है, ठीक है, उससे आपको इनकम मिल सकती है, ये आपका सेकंड हेड हो गया, ठीक है। थर्ड आता है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आप लोगों को पता ही है, आपकी कैपिटल थी, आपने कहीं बेच दी, कुछ करा, उससे आपको जो प्रॉफिट होता है वो आपका आ गया कैपिटल गेन के अंदर, ठीक है। कोई आपकी लैंड वगैरह थी, कुछ भी था, उसको आपने सेल करा तो वहाँ से प्रॉफिट जनरेट होता है ना, ठीक है। तो एक सोर्स आपका ये हो सकता है इनकम का। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपका कोई बिजनेस है या फिर कोई प्रोफेशन है, ठीक है,
वहाँ से आपको इनकम जनरेट होती है जो, उसको हम इस हेड के अंदर डालते हैं, ठीक है। और लास्ट आ जाता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है। आप अगर नॉर्मली भी सोच के देखोगे तो या तो देखो आप जॉब कर रहे हो, आपको वहाँ से पैसा मिल जाएगा, या फिर आप कोई बिज़नेस कर रखा है, आपने अपना कोई प्रोफेशन कर रखा है, ठीक है, वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। या फिर आपने कोई सामान बेच दिया, कोई प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, अपनी कोई एसेट्स बेच दी, ठीक है, वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। या फिर आपने अपना घर रेंट वगैरह पे लगा रखा है, ठीक है, वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। और इसके अलावा इन चारों में जो पैसा नहीं मिल सकता है, मतलब इन चारों से तो आपको इन चारों हेड के अंदर पैसा मिल गया, मैंने बता दिया। अब कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो इन चारों हेड के अंदर नहीं आती हैं, तो उनके लिए आपका लास्ट हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। मतलब जो भी इनकम इन चारों के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाई उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसका एग्जांपल देखो, आपको कोई सब्सिडी मिल गई, ठीक है, आपने कोई लॉटरी लग गई आपकी, आपको कहीं से कोई गिफ्ट में पैसा मिल गया, ठीक है, तो वो सारा आपका इसमें नहीं आएगा, वो आएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है। इन पांचों का जब हम टोटल कर देते हैं तब आपका निकल के आता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। और इसके बाद देखो, आपके इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80C से सेक्शन 80V तक कुछ डिडक्शंस दी गई हैं, ठीक है। डिडक्शंस क्या होती है मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। कुछ डिडक्शंस दी गई हैं सेक्शन 80C से 80V तक के बीच में, सॉरी 80U है ये, ठीक है, सेक्शन 80C से 80U के बीच में। उन डिडक्शंस को जब हम माइनस कर देते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में से, तो आपका निकल के आ जाता है टोटल टैक्सेबल इनकम, या फिर इसको हम टोटल इनकम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो एग्जेम्प्टेड इनकम का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जेम्प्टेड इनकम होती क्या है, देखो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने उनको या तो फुल्ली एग्जेम्प्ट कर रखा है या तो पार्शली एग्जेम्प्ट कर रखा है, ठीक है। मतलब उन इनकम्स पे आपको या तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना है, या तो आपको कुछ परसेंट आपको बस टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपकी होती है एग्जेम्प्टेड इनकम्स, ठीक है। तो जिसमें कि सबसे फर्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चरल इनकम। आपका जो एग्रीकल्चर से इनकम जनरेट होती है आपको वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। उस पर पार्शियल एग्जेम्पशन भी होता है, ठीक है। मतलब या तो आपको पूरा ही टैक्स नहीं देना है, और कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं जहाँ पे आपको मतलब कुछ परसेंट आपको बस टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एग्रीकल्चर से कोई भी इनकम जनरेट हो रही है उसको आपको एग्जेम्प्टेड इनकम में डाला गया है, ठीक है। सेकंड है आपका सम रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हो और आपको वहाँ से कोई सम रिसीव हो रहा है तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड इनकम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका शेयर ऑफ अ पार्टनर इन फर्म्स इनकम। आप कोई भी फर्म के पार्टनर हो और वहाँ से आपको शेयर मिल रहा है अपने प्रॉफिट में, फर्म के प्रॉफिट में, ठीक है। तो वहाँ से आपको जो पैसा मिला है वो भी एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। उस पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सम रिसीव्ड फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस। आपको लाइफ इंश्योरेंस का पैसा जब मिलता है, ठीक है, वो भी आपका एग्जेम्प्टेड इनकम है, उस पर भी आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट ऑफ न्यूली इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन फ्री ट्रेड जोन, ठीक है। मतलब आपकी कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, आपने न्यू सेटअप करी है फ्री ट्रेड जोन के अंदर। गवर्नमेंट ने कुछ फ्री ट्रेड जोन सेट कर रखे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपने कोई इंडस्ट्री सेटअप करी है और वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सम रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड से आपको कोई सम रिसीव हुआ है वो भी आपका एग्जेम्प्टेड है। और ये प्रोविडेंट फंड देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। इसके बाद स्कॉलरशिप, आपको कोई स्कॉलरशिप से पैसे मिले हैं तो वो भी एग्जेम्प्टेड इनकम है आपकी। इसके बाद है अवार्ड और रिवॉर्ड, कोई अवार्ड वगैरह मिला है वहाँ से आपको कुछ मनी मिला है, ठीक है, तो वो आपका एग्जेम्प्टेड इनकम के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपका पेंशन टू एन इंडिविजुअल गैलेंट्री अवार्ड विनर, ठीक है। मतलब किसी इंडिविजुअल को पेंशन मिल रही है, ठीक है, और उसने कोई अवार्ड जीता हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे जो उसकी इनकम है वो एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी। वो जो पेंशन का पैसा उसको मिला है वो एग्जेम्प्टेड इनकम में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं एग्जेम्प्टेड इनकम्स के। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बट ये जो कुछ मेन हैं, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। तो ये आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम हो गई है। इसके बाद देखो ये जो एग्रीकल्चरल इनकम है ये भी एग्जेम्प्टेड इनकम है और इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है, ठीक है।
और इसके टाइप्स वगैरह क्या क्या होते हैं वो भी पूछा जाता है, तो मैं भी आपको आगे बताती हूँ वीडियो में, ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम का, क्लबिंग ऑफ इनकम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे। देखिए क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब देखो क्या होता है, जब आप किसी और पर्सन की इनकम को भी असेसी की इनकम में इंक्लूड कर देते हो, ठीक है, समझ आया। मतलब मैं अगर असेसी हूँ तो मेरी इनकम में किसी और बंदे की इनकम को भी इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जब दो लोगों की इनकम को क्लब कर दिया जाता है, क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। अब ये कब कब किया जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम, मतलब ऐसे कौन से एक्सेप्शंस है, केसेस हैं, ठीक है, या फिर ऐसी कौन से सिचुएशंस हैं जहाँ पे असेसी की इनकम में किसी और बंदे की इनकम को भी इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। मतलब देखो यहाँ पे कोई एसएससी था जिसको टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को, ठीक है, उसने ना अपनी एसेट्स तो ट्रांसफ़र नहीं करी किसी बंदे को, कोई XYZ कोई भी बंदा हो सकता है, ठीक है, उसको अपनी एसेट ट्रांसफ़र नहीं करी, लेकिन उस एसेट से जो इनकम उसको जनरेट हो रही थी ना, वो उसने उसको ट्रांसफ़र कर दी ताकि मुझे टैक्स ना देना पड़े, ठीक है। जो मान लो मैं एसएससी हूँ, मैंने अपनी एसेट्स नहीं दी किसी बंदे को, उस एसेट से जो भी इनकम हो रही थी वो दे दी, और मैंने ये कह दिया मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं टैक्स किस पे दूँ, ठीक है, टैक्स को अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पे जो दूसरे बंदे को मैंने इनकम दी है उसको भी मेरी इनकम के साथ ही इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। सेकंड है आपका रिवोकेबल कैंसलेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। अब देखो इस केस में क्या होता है, मान लो मैं एसएससी हूँ, ठीक है, मैंने अपने एसेट्स तो ट्रांसफ़र करे, कोई बंदा है ABC, ठीक है, कोई भी हो सकता है, उसको मैंने अपनी एसेट्स तो ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, और एसेट ट्रांसफ़र कर दी, तो मैं अब ये कह सकती हूँ कि मेरे पास तो एसेट्स ही नहीं है, मैं किस पे टैक्स पे करूँ, ठीक है, मैं टैक्स पे नहीं कर सकती। लेकिन जो मैंने एसेट उसको ट्रांसफ़र करी है, ट्रांसफ़र करी, ठीक है, लेकिन इस तरीके से ट्रांसफ़र करी, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इस तरीके से मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है ना कि मैं जब चाहूँ उस ट्रांसफ़र को रिवोक कर सकती हूँ, कैंसिल कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब मेरा जब मन करेगा मैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूँगी, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कैंसिल कर दूँगी और अपनी एसेट्स वापस से अपने पास ले लूँगी। और लोग ऐसा करते हैं टैक्स ना उनको देना पड़े इसलिए, वो देखो जब टैक्स पे करने की बारी आती है तब अपनी एसेट्स को अपनी वाइफ को, अपने सन को, अपने किसी फ्रेंड को, किसी को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास तो मेरे नाम पे एसेट्स ही नहीं है, मैं टैक्स नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। तो देखो अगर आपने अपनी एसेट ट्रांसफ़र करी है, एसेट ट्रांसफ़र नहीं करी है, बस इनकम ट्रांसफ़र कर दी है, तो भी उस बंदे की इनकम आपकी इनकम में इंक्लूड करी जाएगी। आपने एसेट ट्रांसफ़र कर दी है लेकिन वो रिवोकेबल या फिर कैंसिलेबल तरीके से आपने करी है, तो भी आपने जिसको भी ट्रांसफ़र करी है उसकी इनकम को आपकी इनकम में ही इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सैलरी पेड टू स्पाउस। आपने स्पाउस को कोई सैलरी, कमीशन या कोई भी सम ऑफ अमाउंट पे करा है, तो उसके अमाउंट को भी, मतलब उसकी उस इनकम को भी आपकी इनकम में ही इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पे देखो स्पाउस क्या होता है, अगर एसएससी एक कोई भी मेल है, ठीक है, तो उसकी जो वाइफ है, उसके जो बच्चे हैं वो उसको स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर जो एसएससी है वो हमारी फ़ीमेल है तो उसका हस्बैंड स्पाउस हो सकता है, उसके बच्चे स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज़ करो कोई भी एसएससी है, ठीक है, उसने अपनी बीवी को पैसे दे दिए, ठीक है, ताकि उसको टैक्स नहीं देना पड़े, वो ये कह देगा कि आधे पैसे तो मेरी बीवी के हैं तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। टैक्स में आपको पता है एक लिमिट होती है कि हाँ इस लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है तभी आपको टैक्स पे करना होता है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। तो उसने चालाकी दिखाई, अपने पैसे अपनी बीवी को, अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी बीवी को या फिर उसके बच्चे को, अपने मतलब उसने स्पाउस को, जिसको भी उसने ट्रांसफ़र करे हैं पैसे, वो वहाँ से उसकी इनकम में ही इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्सेप्शन ये है, अगर आपने अपनी गर्ल चाइल्ड को ट्रांसफ़र करा है पैसा, ठीक है, गर्ल चाइल्ड को पैसे दिए तो वो उसकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। या फिर देखो अगर आप अपनी बीवी के साथ आपका डिवोर्स होने वाला है, ठीक है, तो डिवोर्स होने वाला है ना, तो यहाँ पे उसको आपने जो भी पैसे दिए हैं ये उसी की इनकम मानी जाएगी, आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों अलग हो रहे हो। और डिवोर्स के टाइम पे देखो आपका कोई भी कोर्ट जो है वो फिक्स करती है अमाउंट कि आपको इतना पैसा अपनी वाइफ को देना है या फिर इतना पैसा अपने हस्बैंड को देना है, ठीक है। तो वहाँ पे उस केस में वो उसी की इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर आप लोग साथ ही रह रहे हो और आपने अपनी इनकम ट्रांसफ़र करी है अपने स्पाउस को, तो यहाँ पे आपके स्पाउस की इनकम को भी आपकी इनकम में इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफ़र टू स्पाउस। अब यहाँ पे देखो आपने अपने स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है, और उस एसेट से अगर उसको कोई भी इनकम जनरेट हो रही है तो वो इनकम भी आपकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफ़र टू डॉटर इन लॉ, आपने अपनी डॉटर इन लॉ को कोई एसेट ट्रांसफ़र करी है और उससे उसको कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे वो आपकी इनकम ही मानी जाएगी। डॉटर इन लॉ मतलब आपके मतलब अगर कोई एसएससी पर्सन है, ठीक है, उसके बेटे की बीवी, ठीक है, वो हो गई आपकी डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो उसको अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफ़र कर दी है और उससे उसको इनकम जनरेट हो रही है, सपोज़ करो आपने उसको अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, उसके नाम पे कर दी, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी उसने रेंट पे लगा दी और वहाँ से उसको इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, तो वो इनकम उसकी ना मान के आपकी ही मानी जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आपको ही टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट आपका इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, आपने देखो किसी माइनर, आपका जो बच्चा है माइनर है अभी, ठीक है, 18 ईयर्स से कम का है, उसको कोई इनकम हो रही है, तो वो देखो माइनर चाइल्ड कभी भी खुद टैक्स पे नहीं करेगा, तो उसकी इनकम को आपकी इनकम माना जाएगा और आपको ही टैक्स पे करना होगा उस पर, ठीक है। तो ये आपके क्लबिंग ऑफ इनकम हो गए। अब ये देखो एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है, जिसको आपका बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अंदर। जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है ये एग्जेम्प्टेड होती है, ठीक है, इसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है, एनी रेंट और रिवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। आपकी कोई भी लैंड जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और आप एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ से आपको कोई रिवेन्यू मिल रहा है, कोई रेंट रिसीव हो रहा है, तो उसको हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। समझ आई बात? कोई भी लैंड जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, जो कि आप एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए सिर्फ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ से आपको कोई रेंट या फिर कोई भी रिवेन्यू मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। अब ये एग्रीकल्चरल इनकम कौन कौन सी टाइप्स की होती है वो देखो, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपका एनी रेंट और रिवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। आपको लैंड से कोई भी रेंट या फिर रिवेन्यू मिल रहा है, ठीक है। आप कई बार आपने देखा होगा कि लोग खुद अगर नहीं रहते हैं, ठीक है, गांव वगैरह में, ठीक है, उनके पास कोई ज़मीन है खेती के लिए, तो वो लोग उस ज़मीन को किराए पे दे देते हैं खेती के लिए, ठीक है। तो वहाँ से उस तरीके से आपको कोई रेंट या रिवेन्यू मिल रहा है, तो वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। सेकेंड है आपका इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल और और फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चरल में आपको कई बार क्या होता है ना कि आपने कोई भी प्रोडक्शन करा है तो आप उसको डायरेक्टली आप उसको मार्केट में नहीं बेच सकते हो, ठीक है। आपको वहाँ पे कुछ उसका साफ़ सफाई करनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब उसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ काम करना होता है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना होता है, उसके बाद आप उसको मार्केट में बेच सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको कोई भी इनकम डिराइव हो रही है, वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। थर्ड आता है आपका इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल हाउस प्रॉपर्टी और फार्म बिल्डिंग्स। कई बार देखो आपका क्या होता है, आपके पास कोई खेत वगैरह है, कोई ज़मीन है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, और वहाँ पे आपने उसके पास में कोई छोटी मोटी बिल्डिंग बना दी अनाज वगैरह स्टोर करने के लिए, ठीक है, कोई इक्विपमेंट्स वगैरह रखने के लिए, ठीक है। और अगर आपने किसी को देखो, आपने जो खेत वाली ज़मीन है वो किसी को किराए पे दी है, तो आप साथ में अपनी वो जो बिल्डिंग बनाई है आपने साथ में ही वो भी किराए पे दे देते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको जो पैसे मिल रहे हैं ना, वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ कंडीशंस हैं। आपने जो भी बिल्डिंग, जो लैंड आपने दी है, वो किसी फार्मर को देनी है आपको, या तो किसी कल्टीवेटर को, ठीक है, मतलब किसी आप कमर्शियल पर्पस के लिए आप दोगे तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। आपने जो भी लैंड दी है वो किसी कल्टीवेटर को या फिर किसी फार्मर को दी हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि वो जो लैंड आपने दी है, जो बिल्डिंग आपने दी है, उसको वो रेजिडेंशियल स्पेस के लिए या फिर वेयर हाउसिंग वगैरह के लिए ही यूज़ हो रहा हो, ठीक है, या तो मतलब रहने के लिए या सामान वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ हो रही हो वो बिल्डिंग, वो लैंड, ठीक है। थर्ड आपका है इसमें द लैंड ऑन विच द बिल्डिंग इज़ लोकेटेड इज़ असेस्ड फॉर लैंड रिवेन्यू। वहाँ पे देखो मतलब जो लैंड है आपकी, जो बिल्डिंग है आपकी, जो भी उसका टैक्स रेट बनता है वो एप्लीकेबल हो उस पर, तभी आप उसको एग्रीकल्चरल इनकम मान सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है, एग्रीकल्चरल इनकम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है।